मून हमारे प्लैनेट अर्थ का बहुत ही पुराना साथी है। हम सब जानते हैं मून को और हमारा इसके साथ भी एक बहुत ही पुराना रिलेशन है। ये हमें रात में उजाला देता है सनलाइट को अर्थ तक रिफ्लेक्ट करके। बट आसमान में रात में दिखने वाली ये सफ़ेद चीज़ बहुत रहस्य अपने अंदर छुपाई हुई है। आज हम यही रहस्यों के बारे में थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं ताकि हम अपने दोस्त मून को बेहतर जान सके। मैं इस वीडियो को जितना हो सके सिस्टमैटिक रखने की कोशिश करूंगा ताकि हम स्टेप बाय स्टेप मून के बारे में अच्छे से जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगा अबाउट द मून ताकि हमारा नॉलेज रिफ्रेश हो जाए। मून अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है जो कि पूरे सोलर सिस्टम में 5th लार्जेस्ट है अमॉन्ग ऑल दी अदर सैटेलाइट्स। इसका एवरेज डिस्टेंस अर्थ से है 384,403 किलोमीटर्स या 238,857 माइल्स। जैसे अर्थ को सन का एक पूरा रोटेशन करने में 365 डेज लगते हैं, वैसे ही मून को अर्थ का एक रोटेशन करने में लगते हैं 27.3 अर्थ डेज। क्योंकि मून को अर्थ के सामने एक रोटेशन और अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन करने के लिए सेम टाइम लगता है, इसलिए हमें हमेशा उसका लगभग आधा भाग यानी कि सिर्फ एक साइड ही दिखता है। इस फिनोमिनान को कहते हैं टाइडल लॉकिंग। अर्थ की ग्रेविटी मून को अपने तरफ जरूर खींच रही है, बट मून में एक फॉरवर्ड एक्सेलरेशन भी है जिसकी वजह से वो अपनी एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता रहता है और कभी अर्थ से टकराता नहीं। इस वजह से मून हमारे लिए नीचे कभी नहीं गिरता। मून साइज में अर्थ का सिर्फ 27% है विद अ डायमीटर ऑफ 3,474 किलोमीटर्स और उसका मास अर्थ के मास का सिर्फ 1.2% है। इसे ध्यान में ज़रूर रखिए क्योंकि हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो इतना लेस मास होने की वजह से आपका वेट मून में होगा 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ, क्योंकि उसका ग्रेविटी 6 टाइम्स लेस है एज कम्पेयर टू द अर्थ। तो ये सब कुछ बेसिक फैक्ट्स थे। कुछ बड़े क्वेश्चंस और मिस्ट्रीज ये है कि मून कहाँ से आया, ये कितना पुराना है, क्या इसकी उम्र अर्थ से भी ज़्यादा है, ये अपने साइज के हिसाब से सरप्राइजिंगली इतना हल्का क्यों है। तो हम इन क्वेश्चंस को इस वीडियो में एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आंसर करने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्पिरेसी थियरीज, एलियन इन्वेजन्स, ये सब के बारे में सुनने में अच्छा लगता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिर्फ फिक्शनल एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं और ना कि बेस्ड ऑन एक्चुअल साइंटिफिक प्रूफ। तो चलिए हम इन सवालों के जवाब के लिए सफ़र पे निकल चलते हैं। मून का बर्थ कैसे हुआ, मून कहाँ से आया, इस सवाल के पीछे बहुत सारे थियरीज है, बट हम सिर्फ 3 बहुत ही फेमस थियरीज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो फर्स्ट थियरी है उसका नाम है फिशन थियरी, जिसको प्रपोंड किया था चार्ल्स डार्विन के बेटे जॉर्ज हॉवर्ड डार्विन ने। ये थियरी के हिसाब से मून अर्थ का ही एक हिस्सा था जो कि सेपरेट हो गया फ्रॉम अर्थ बिकॉज ऑफ रैपिड स्पिन ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ अर्थ। इस बात का सबूत हमें और कहीं से नहीं बल्कि हमारे प्लैनेट के ही सबसे बड़े वाटर बॉडी पैसिफिक ओशन से मिलता है, जो कि एक जायंट होल है इन द अर्थ। फिर जो नेक्स्ट थियरी है उसका नाम है दी कैप्चर थियरी, जो बताती है कि मून बेसिकली एक भटका हुआ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी था और जब वो सोलर सिस्टम से पास हो रहा था तो अर्थ की ग्रेविटी ने उसे अपने पास खींच लिया और अपने अराउंड उसके ऑर्बिट को लॉक कर दिया। तो ये दो थियरीज काफ़ी वैलिड लगते हैं, बट ये हमारे बेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेड गेसेस में से नहीं है। एक और थियरी है जिसके सपोर्टिंग एलिमेंट्स काफी ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू दीज टू। ये थियरी एक वेल एस्टैब्लिश्ड थियरी है जो वाइडली रिकॉग्नाइज्ड और एक्सेप्टेड भी है बाय साइंटिस्ट्स। इस थियरी का नाम है द जायंट इम्पैक्ट थियरी। इसे विलियम हार्टमैन ने हाइपोथेसाइज किया था इन 1974। लेकिन ये थियरी में ऐसा क्या खास है कि ये इतना वाइडली एक्सेप्टेड है टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द मून? वेल, इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री स्टडी करना पड़ेगा। तो 1972 में अपोलो 14 क्रू मून पे लास्ट बार लैंड हुए थे, तो उन्होंने मून के सरफेस के बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस नोट किए। वो अपने साथ बहुत रॉक्स के सैंपल्स भी लाए थे बैक टू अर्थ फॉर रिसर्च पर्पसेस। मून की सरफेस की स्टडी करके उन्होंने कुछ क्रेटर्स देखे जो कि सराउंडेड थे बाय कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। ये रिंग्स बेसिकली ऐसे होते हैं जैसे आप किसी लिक्विड या सेमी सॉलिड चीज में कोई हैवी ऑब्जेक्ट गिरा दो तो उस प्रेशर से उस लिक्विड में वेव्स क्रिएट होंगे, बट क्योंकि ये वेव्स हर डायरेक्शन में मूव होंगे तो एक रिंग टाइप शेप बनेगा व्हाइल मूविंग आउटवर्ड्स। तो बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न साइंटिस्ट को मिला जिसने ये समझने में हेल्प किया कि मून के अर्ली डेज में मून का सरफेस कवर्ड था विथ लिक्विड मैग्मा, जिसे हम लावा भी कहते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था जिसे हम ध्यान में रखेंगे। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि मून के सरफेस में जो भी हैवी एलिमेंट्स थे वो सारे नीचे पर्कुलेट हो गए थे और ऊपर रह गए थे सिर्फ लाइट एलिमेंट्स। ये ऑब्जर्वेशन इस डायरेक्शन ऑफ थॉट को और सपोर्ट करने लग गया कि मून का सरफेस पहले बहुत ही हॉट और मोल्टन था। बट मून का सरफेस इतना मोल्टन क्यों रहा होगा, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? वेल, इस ऑब्जर्वेशन को भी आप ध्यान में रखिए और हम फाइनल और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ था ऑन अर्थ जब एस्ट्रोनॉट्स मून से कुछ रॉक्स अर्थ वापस लाए फॉर स्टडिंग द एलिमेंट्स। ये रॉक्स ने हमें ये बताया कि मून बहुत ही ड्राई है विद नो ट्रेस ऑफ वाटर एट ऑल। सिर्फ इतना ही नहीं, रॉक्स बने थे बेसॉल्ट के और उसके कंपोनेंट्स काफी सिमिलर थे विद दैट फाउंड ऑन द अर्थ। बहुत ही सिमिलर एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हमें मिले थे ऑन मून। तो इसका मतलब ये था कि मून अर्थ से सच में रिलेटेड है।
क्या ये अर्थ का एक पार्ट तो नहीं? तो अब हम इस थियरी में डिटेल में जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो विलियम हार्टमैन ने हाइपोथेसाइज किया था कि लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, अप्रॉक्सीमेटली 60 मिलियन ईयर्स आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द सोलर सिस्टम, अर्थ अपना ऑर्बिट एक मार्स साइज्ड ऑब्जेक्ट से शेयर कर रहा था। इस ऑब्जेक्ट का नाम था थिया। उसका ऑर्बिट अनस्टेबल हो गया और वो अर्थ की तरफ बढ़ने लगा और उसके बाद वो अर्थ से क्रैश हो गया एक ऑब्लिक यानी कि स्लैंटेड एंगल में। इससे अर्थ की रोटेशन स्पीड बढ़ गई और दोनों प्लैनेट्स ने ट्रेमेंडस अमाउंट्स ऑफ डीब्रीज लूज किए आफ्टर दिस क्रैश। ये डीब्रीज फ्रॉम बोथ द प्लैनेट्स, जो कि एक लंप ऑफ मास था, हॉट हो गया बिकॉज ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द फ्रिक्शन इन द क्रैश। ये नया ऑब्जेक्ट जो बना फ्रॉम द हॉट मास था मून, और इस वजह से मून के इनिशियल स्टेजेस में उसका सरफेस मैग्मा से कवर्ड था और उसके बर्थ के टाइम हुए मैसिव कोलिजन कपल्ड विद मैग्मा क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ने प्रैक्टिकली हर ट्रेस ऑफ वाटर को इंसिनरेट कर दिया। ये एक्सप्लेन करता है कि मून इतना ड्राई क्यों है। अब हम इस वीडियो में पहले भी ये वंडर कर रहे थे कि मून का मास उसके साइज के हिसाब से इतना कम क्यों है। तो इसका रीजन यही है कि मून बना है अर्थ और थिया के मैंटल से, और इस वजह से उसका खुद का एक बड़ा डेवलप्ड कोर नहीं है। उसका कोर जरूर है बट बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर। तो इस वजह से मून का मास उसके साइज के कंपैरिजन में कम है। अब फाइनल ऑब्जर्वेशन कुछ स्पेस प्रोब्स द्वारा किया गया था इस थियरी को एस्टैब्लिश होने के बाद कि मून इतना बैरन नहीं है। उसमें उसके पोल्स की तरफ हाइड्रोजन एटम्स है, जो ये बताता है कि उसके क्रस्ट में वाटर फ्रीज हुआ हो सकता है। बट इसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हो सकता है कि कॉमेट्स उस वाटर को वहां तक ले आए आफ्टर दे क्रैश्ड विद द मून सरफेस, और क्योंकि सन के रेज मून के पोलर क्रेटर्स तक नहीं पहुंच सकते, इस वजह से वो प्रिजर्व्ड है। तो ये थी हमारे मून की हिस्ट्री। हमने इस वीडियो में ये जाना कि मून बॉर्न कैसे हुआ था अर्थ और थिया के बीच एक कोलिजन से। हमने ये भी जाना कि मून 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। इसका मास इसके साइज के कंपैरिजन में इतना कम है बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम द मैंटल्स ऑफ बोथ द प्लैनेट्स। ये इतना ड्राई इसलिए है बिकॉज कोलिजन के वक्त हीट की वजह से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो गए थे। इसके पोलर कैप्स में अभी भी फ्रोजन वाटर कंपाउंड्स है जो डिपॉजिट किए थे कॉमेट्स ने और अब तक एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द सन रेज इनएफिकेसी टू रीच द पोलर क्रेटर्स। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को चांद के बारे में कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। बहुत से लोग कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज में बिलीव करते हैं जिसमें कुछ सच्चाई नहीं होती और बस सिर्फ ऐसे ही फैलती रहती है क्योंकि सुनने में अच्छी लगती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये मुझे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाने में बहुत हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।